आज के व्याख्यान में आप सभी का स्वागत है। कांग्रेस की स्थापना के पश्चात उदारवादी युग के विषय में हम पूर्व वीडियो में चर्चा कर रहे थे। इस वीडियो में कांग्रेस के प्रति जो उदारवादी कांग्रेसी थे उनके प्रति ब्रिटिश अधिकारियों का क्या दृष्टिकोण था, इस पर हम बात करेंगे। उसके पश्चात अंग्रेज अधिकारियों के रुख में किस प्रकार से परिवर्तन हुआ 3 वर्षों या तीसरे अधिवेशन के साथ, उस पर बात होगी। उसके कारण क्या थे, इस पर हम चर्चा करेंगे। उदारवादियों की क्या उपलब्धियां रही थीं या क्या महत्व था इनका, क्या महत्वपूर्ण कार्य उनके द्वारा संपादित किए गए थे, उस पर बात करेंगे। इसके पश्चात क्या त्रुटियां उनसे रह गई थीं या उनकी असफलताएं क्या थीं, कमियां क्या थीं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो कांग्रेस के प्रति ब्रिटिश अधिकारियों के दृष्टिकोण पर बात करते हैं। ब्रिटिश अधिकारियों का दृष्टिकोण उदारवादी कांग्रेसियों के मांग के प्रति प्रारंभिक स्तर पर शुरू में स्वागतपूर्ण रहा था। 3 वर्षों तक उनका दृष्टिकोण इस प्रकार बना रहा। 1886 ईस्वी में वायसराय डफरिन ने कांग्रेस के प्रतिनिधियों को एक भोज भी दिया। 1887 में मद्रास के गवर्नर ने कांग्रेस के प्रतिनिधियों का सार्वजनिक भोज में स्वागत किया। इस समय रूसी आक्रमण के भय के कारण भी अंग्रेज अधिकारियों का भारतीयों के प्रति दृष्टिकोण सहानुभूतिपूर्ण बना रहा था तथा उसे समर्थन प्राप्त होता रहा। इसके बाद से सरकार के दृष्टिकोण में परिवर्तन शुरू हुआ। जब यह स्पष्ट हो गया कि अब रूस का आक्रमण नहीं होगा, तब से माना जाता है कि उनके दृष्टिकोण में परिवर्तन हुआ। स्वयं डफरिन ने भी कांग्रेस को एक षड्यंत्रकारी संस्था बताना प्रारंभ कर दिया। भारतीय जनता के प्रतिनिधि होने के उसके दावे को खारिज कर दिया गया। कहा गया कि कांग्रेस एक सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करता है। यूरोपीय समाचार पत्रों में भी कांग्रेस को एक राजद्रोही संस्था के रूप में वर्णित किया जाने लगा। अधिकारी वर्ग ने प्रयास करके सैयद अहमद खां और राजाशिव प्रसाद को प्रेरित किया कि वह कांग्रेस के विरोध में संगठन तैयार करें, दूसरा संगठन खड़ा करें। 1890 ईस्वी में सरकारी नौकरों या जो कर्मचारी थे उनको कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया गया। लॉर्ड कर्जन ने यह घोषित कर दिया कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती जा रही थी और कर्जन की महत्वाकांक्षाओं में से एक यह था कि वह उसकी शांतिमय मृत्यु में सहायता कर सके। इस तरह की बात शुरू हो गई थी। तो प्रारंभ में जब तक रूस के आक्रमण का भय रहा था तब तक दृष्टिकोण पृथक रहा था, और जैसे ही वह भय समाप्त हुआ कि अंग्रेजों का दृष्टिकोण भी बदलने लगा। 1897 में राजद्रोहात्मक भाषणों और कार्यवाहियों पर अंकुश रखने के विचार से इंडियन पेनल कोड की दफ़ा 124 ए तथा दफ़ा 153 ए को और जोड़ दिया गया। प्रेस पर अनेक प्रतिबंध लगा दिए गए। 1898 में गुप्त प्रेस समितियों की स्थापना हुई। प्रगतिवादी शक्तियों के दमन के लिए सरकार के फूट डालो और शासन करो की नीति का कार्यान्वित किया जाने लगा। मुसलमानों को कांग्रेस विरोधी संगठन बनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। इस तरह से 3 वर्षों तक उदारवादी कांग्रेसियों के प्रति अंग्रेज अधिकारियों का या अंग्रेज प्रशासन शासन का दृष्टिकोण सहयोगी बना रहा, लेकिन इसके बाद उन्होंने विरोध करना शुरू किया था। कांग्रेस के प्रति सरकारी रुख में परिवर्तन जो हुआ, ये चेंज आया, उसका क्या परिणाम था? उदारवादी कांग्रेसियों के द्वारा भारतीय राष्ट्रीयता के अनुरूप मांगों में वृद्धि की जा रही थी। इस कारण कांग्रेस के प्रति सरकार ने अपना रुख परिवर्तित कर लिया था, किंतु सरकारी संरक्षण के हट जाने का प्रभाव भारतीय राष्ट्रवाद और कांग्रेस के लिए लाभकारी सिद्ध हुआ। भारतीय राष्ट्रीयता की भावना में तीव्रता से वृद्धि होने लगी। कांग्रेस के द्वारा प्रजातंत्रात्मक शासन और संसदीय प्रणाली की मांग की जाने लगी। अंग्रेज सरकार इससे भयभीत होती गई। जिस तीव्रता के साथ कांग्रेस की प्रगति हो रही थी, उससे अंग्रेजी साम्राज्य को खतरा उत्पन्न हो गया। सरकार द्वारा कांग्रेस के प्रति इस प्रकार के बदले हुए कठोर रुख से कांग्रेस को सरकारी संरक्षण और प्रश्रय से तो अवश्य हाथ धोना पड़ा, लेकिन भारतीय जनता में
कांग्रेस की लोकप्रियता में तीव्रता से बढ़ोतरी होने लगी। कांग्रेस को सरकारी रुख से जितनी हानि हुई थी, उससे कई गुना अधिक लाभ प्राप्त होना शुरू हुआ। स्पष्ट हो गया होगा आपको कि जब सरकारी संरक्षण में थे, उनके साथ चल रहे थे, सरकार का सहयोग मिल रहा था, तब उतनी लोकप्रियता कांग्रेस की नहीं थी जनता के बीच। लेकिन जैसे ही सरकार ने उनके खिलाफ कार्यवाही शुरू की या उनके खिलाफ बोलना शुरू किया, वैसे ही कांग्रेस लोकप्रिय होती गई। कांग्रेस में अब खुले तौर पर सरकारी नीतियों की आलोचना की जाने लगी। जनता की मांगों का कांग्रेस और भी जोरदार ढंग से समर्थन करने लगी। इस प्रकार कांग्रेस अधिक लोकप्रिय संस्था के रूप में उभर कर सामने आई। तो आपको स्पष्ट हो गया होगा, 3 वर्षों तक 1885 से 3 वर्षों तक लगभग कांग्रेस के उदारवादी जो लोग थे, उनका साथ सरकार देती रही। सरकार का रुख उनके प्रति सहयोगात्मक रहा, किंतु उसके बाद उन्होंने विरोध का रुख अख्तियार किया सरकार ने, और इसका लाभ कांग्रेस को मिला। कांग्रेस अब ज़्यादा मुखर संस्था हो गई और जनता के बीच कांग्रेस लोकप्रिय होती गई। तो सरकार के रुख में जो परिवर्तन हुआ, उसका लाभ हम कह सकते हैं कांग्रेसियों को मिला कि वह अधिक लोकप्रिय हो गई। अब हम देखेंगे उदारवादियों की उपलब्धियां क्या थीं। उदारवादियों को अपने उद्देश्यों में पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं हुई थी, ये सभी मानते हैं, किंतु इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि 1885 से 1905 तक उदारवादी राष्ट्रीयता का काल निरर्थक रहा था, बेकार गया, ऐसा हम नहीं कह सकते। बल्कि उन परिस्थितियों में भी उदारवादियों द्वारा अपनाया गया मार्ग औचित्यपूर्ण था, उचित था और बहुत हद तक व्यवहारिक भी था। उनके द्वारा अपनाए गए साधन दूरदर्शिता व बुद्धिमत्तापूर्ण थे। उदारवादियों के कार्यों के महत्व का अध्ययन इस रूप में किया जा सकता है। इन बिंदुओं पे हम इसका अध्ययन कर सकते हैं। पहली उनकी उपलब्धि मानी जाती है 1892 का भारत परिषद अधिनियम। ब्रिटिश सरकार के द्वारा पारित 1892 का भारत परिषद अधिनियम उदारवादियों की देन के रूप में स्वीकार किया जाता है या उनकी प्रमुख उपलब्धि मानी जाती है। इसके द्वारा प्रांतीय परिषदों की संख्या बढ़ा दी गई एवं परिषदों के अधिकारों में भी पूर्व की अपेक्षा वृद्धि की गई। यद्यपि इस अधिनियम के पारित होने से कोई व्यापक परिवर्तन नहीं हुआ था, किंतु फिर भी सुधारों का प्रारंभ अवश्य हुआ था, या कांग्रेस के उदारवादी जो मांग कर रहे थे, उनकी मांगों को पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया गया था, बहुत कम स्वीकार किया गया था, किंतु फिर भी यह उपलब्धि मानी जाती है कि कुछ तो सुधार हुआ जो उदारवादी कांग्रेसियों के मांग के कारण हुआ। तो ये पहली उपलब्धि मानी जाती है। दूसरी उपलब्धि, अंग्रेज शासन के दोषों को प्रकट करने में यह सफल रहे। अंग्रेज सरकार के द्वारा जो गलतियां की जा रही थीं, शासन प्रशासन में जो त्रुटियां की जा रही थीं, कांग्रेसियों ने, उदारवादी कांग्रेसियों ने उस ओर जनता का और सरकार का ध्यान आकर्षित कराया तथा इसकी सूचना सरकार और जनता दोनों को वो लगातार देते रहे। इस कारण सरकार को भी सावधानीपूर्वक कार्य करना पड़ता था कि कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया होगी, और जनता में अपने अधिकारों के प्रति जागृति का भाव आया। जागने लगी जनता, देखने लगी कि सरकार किस तरह की नीति अपना रही है। व्यवहारिक तथा यथार्थवादी नीति का अनुसरण। तत्कालीन परिस्थितियों में उनके उद्देश्य और सिद्धांत यथार्थवादी और व्यवहारिक थे। यथार्थवाद आप जानते होंगे, सत्य के अनुरूप, जैसी परिस्थिति हो उसके अनुरूप, प्रैक्टिकल, जैसी आवश्यकता थी उस समय, जिस तरह की नीति अपनाई जानी चाहिए थी, उस तरह की व्यवहारिक नीति उन्होंने अपनाई। किस तरह से हम कह सकते हैं यथार्थवादी व्यवहारिक था? यदि वह हिंसात्मक या दृढ़ विरोध करके खड़े हो जाते, जैसा उग्रवादियों ने किया, और उनका दमन कर दिया गया, तो इसलिए इनकी नीति व्यवहारिक थी। अपने प्रारंभ काल में कांग्रेस इतनी शक्तिशाली नहीं थी कि ब्रिटिश सरकार के समक्ष सीधे खड़े हो जाती। इस कारण उदारवादियों ने प्रतिनिधिमंडलों और प्रार्थना का सहारा लिया था। तो ये व्यवहारिक नीति इसलिए कही जाती है। भारतीयों को राजनीतिक शिक्षा प्रदान करना। उदारवादी कांग्रेसी राष्ट्रीयता के पोषक थे। उन्होंने भारतीय जनता को राजनीति की शिक्षा प्रदान की तथा जनसेवा का एक उच्च
आदर्श उनके समक्ष रखा। कांग्रेस ने शिक्षित भारतीयों को देश की समस्याओं पर विचार विमर्श करने के लिए एक मंच प्रदान कर दिया। अब तक ये मंच नहीं था। ये मंच उनको प्राप्त हुआ कि राष्ट्रीय समस्याओं पर वो विचार कर सकते थे। उनके अधिकारों के प्रति उन्हें जागरूक किया तथा संघर्ष हेतु उन्हें प्रेरित भी किया। तो इस प्रकार से भारतीयों को राजनीतिक शिक्षा उदारवादी कांग्रेसियों के द्वारा प्रदान किया गया। ये उनकी सफलता थी। भारतीय समाज का पुनर्निर्माण, रिकंस्ट्रक्शन भी कह सकते हैं, उदारवादी मात्र राजनीति तक सीमित नहीं थे, बल्कि उन्होंने भारतीय समाज में व्याप्त बुराइयों को स्पष्ट किया, उसे दूर करने का प्रयास किया तथा सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया। उन्होंने पाश्चात्य सभ्यता के गुणों को अपनाने के लिए भारतीयों को प्रेरित किया। इस प्रकार भारतीय समाज के पुनर्निर्माण में इनका योगदान महत्वपूर्ण था। समाज की जो त्रुटियां थीं, जो बुराइयां थीं, उसको स्पष्ट किया, सुधार की मांग की। इस तरह से समाज के पुनर्निर्माण में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण थी। भारतीय स्वाधीनता संग्राम का आधार इनके द्वारा तैयार किया गया। यद्यपि कोई ज़बरदस्त आंदोलन इन्होंने नहीं चलाया, लेकिन पूरी पृष्ठभूमि इन्होंने तैयार कर दी, जिस पर आगे चलकर राष्ट्रीय आंदोलन हुए। यद्यपि कांग्रेस के उदारवादी युग में राष्ट्रीय स्वतंत्रता की मांग नहीं की गई थी, पूर्ण आज़ादी की मांग नहीं की गई थी, किंतु उसकी पृष्ठभूमि अवश्य तैयार कर ली गई, जिस पर स्वाधीनता का आंदोलन चलाया जा सका। उन्होंने अंग्रेजी राज्य के भय को समाप्त करके नवयुवकों की एक ऐसी पीढ़ी को तैयार कर दिया जो निर्भयता के साथ अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष में उतर सकती थी। डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया लिखते हैं कि जिस समय भारत के राजनीतिक क्षेत्र में उन्होंने पदार्पण किया, उस समय भी अकेले थे। उन्होंने जो नीतियां अपनाई, उसके लिए हम उन्हें दोष नहीं दे सकते। किसी भी आधुनिक इमारत की नींव पर में 6 फीट नीचे जो ईंट, चूना और पत्थर पड़े हैं, क्या उन पर कोई दोष लगाया जा सकता है? इन्होंने उदारवादियों को नींव के रूप में स्वीकार किया। राष्ट्रीयता के लिए नींव का काम इन्होंने किया, क्योंकि वही तो आधार है जिनके ऊपर इसकी इमारत खड़ी हो सकती है। तो नींव के रूप में उदारवादियों को पट्टाभी सीतारामैया स्वीकार करते हैं। राष्ट्रीय जागरण का शुभारंभ। उदारवादी कांग्रेसियों ने राष्ट्रीय जागरण का शुभारंभ किया। सर्वप्रथम उन्होंने ही देशवासियों को शिक्षा दी कि सांप्रदायिकता तथा प्रांतीयता जैसी संकीर्ण भावनाओं से ऊपर उठकर ही राष्ट्रीयता की भावना को प्राप्त किया जा सकता है। परिणाम स्वरूप भारत में राष्ट्रीयता की लहर दौड़ गई। इस रूप में उन्हें राष्ट्रीयता का जनक कहा जाना अनुपयुक्त नहीं होगा। तो राष्ट्रीयता के जनक या राष्ट्रीय जागरण का शुभारंभ इनके द्वारा किया गया। उन्होंने संकीर्ण भावनाओं से, जातिगत, धर्मगत और जो क्षेत्रीयता की भावना होती है, इन सबसे ऊपर उठकर राष्ट्रीयता की भावना के विकास में इनका योगदान महत्वपूर्ण था। कांग्रेस की स्थापना करने में सफल रहे। इन्हीं उदारवादी नेताओं के सहयोग से ह्यूम के द्वारा कांग्रेस की स्थापना की गई। एक तरह से यह भारतीय राष्ट्रीयता का सूत्रपात अथवा स्वाधीनता संग्राम रूपी भवन का शिलान्यास कहा जा सकता है। ताराचंद के शब्दों में 1885 में कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के साथ ही सारे भारत में नई जिंदगी का स्पंदन हुआ। भारत के इतिहास में यह सबसे महत्वपूर्ण घटना थी। पहली बार देशी या विदेशी सरकार के द्वारा नहीं, बल्कि दृढ़ चित्त मातृभूमि के अग्रगामी सेवकों के द्वारा, जो भारत के विभिन्न भागों से आए थे, राजनीतिक एकता को उभार कर सामने रखा गया। इस तरह कांग्रेस की स्थापना का श्रेय इनको दिया जाता है। और कांग्रेस की स्थापना, जिसकी राष्ट्रीय आंदोलन में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका थी, इससे आप सभी परिचित हैं। पूरा राष्ट्रीय आंदोलन कांग्रेस के इर्द गिर्द घूमता रहा था। तो ये इसकी स्थापना का श्रेय इनको दिया जाता है, उदारवादियों को। राष्ट्रीय मंच प्रदान करना। अब तक कोई राष्ट्रीय मंच नहीं था। अलग अलग क्षेत्रीय मंच थे, अलग अलग वर्ग के लिए मंच था जिसमें वो अपनी बातें रख सकते थे, लेकिन एक राष्ट्रीय मंच की आवश्यकता लगातार शिक्षित भारतीय महसूस कर रहे थे। तो इन उदारवादी कांग्रेसियों के द्वारा भारतीय देशभक्ति को एक अखिल भारतीय मंच प्रदान किया गया। आगे चलकर यही राष्ट्रीय आंदोलन का प्रतीक बन गया।
उदारवादी नेताओं ने सभी वर्गों की आवश्यकता पर अपनी दिलचस्पी दिखाई। यद्यपि मध्यम वर्ग की ओर इनका ध्यान अधिक था, किंतु शासकीय कर्मचारियों, सैनिकों, मजदूरों, सभी की समस्याओं की ओर इन्होंने ध्यान आकर्षित कराया था। जमींदारों की समस्याओं की ओर भी इन्होंने ध्यान आकृष्ट कराया। इस तरह उनकी चर्चा राष्ट्रीय स्तर पर पढ़ी और सुनी जाने लगी। तो ये इनका महत्वपूर्ण योगदान था कि इन्होंने राष्ट्रीय मंच प्रदान कर दिया, जहाँ पर सभी वर्ग के लोग अपनी समस्याओं को रख सकते थे और कांग्रेस के द्वारा इसको रखा गया। आर्थिक शोषण को उजागर करना, अंग्रेजों के द्वारा किए जा रहे आर्थिक शोषण को उदारवादी कांग्रेसियों ने जनता के समक्ष स्पष्ट कर दिया। सरकार की आर्थिक नीतियों के सबसे साहसी और खुले आलोचक दादा भाई नौरोजी थे। आर्थिक नीतियों की कटु आलोचना उन्होंने की, व्यापक अध्ययन उन्होंने किया, ग्रंथ लिखा। न केवल भारत में बल्कि विश्व के समक्ष अंग्रेजों के आर्थिक शोषण को उनके द्वारा स्पष्ट किया गया था। दादा भाई नौरोजी के द्वारा भारतीय राष्ट्रवाद के आर्थिक आधारों के सिद्धांत का उन्होंने प्रतिपादन किया तथा ब्रिटिश शासन को गंभीर और व्यवहारिक चेतावनियां भी दी। लेकिन इस संपूर्ण समस्या का समाधान होने हेतु शांतिपूर्ण, उदारवादी ढंग से ही इसका निदान उन्होंने चाहा, जिससे दोनों के पारस्परिक संबंध, अंग्रेजों और भारतीयों के पारस्परिक संबंध मधुर बने रहें। उदारवादियों के आर्थिक आंदोलन ने ब्रिटिश साम्राज्य की आधारशिला को हिलाकर रख दिया था। तो ये इनका महत्वपूर्ण कार्य था कि जो आर्थिक शोषण वो कर रहे थे उसको उन्होंने स्पष्ट किया। यद्यपि यह सत्य है कि उदारवादियों में अनेक कमियां थीं, किंतु उन्होंने भारतीयों को राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक और सामाजिक सुधारों की मांग से राष्ट्रीय आंदोलन को प्रारंभ कर उसे स्वराज्य की मांग तक पहुंचा दिया। उदारवादी कांग्रेसी नेताओं ने ही आधुनिक स्वतंत्रता की नींव डाली। उनके प्रयत्नों से ही इस नींव पर भारतीय स्वतंत्रता का भवन खड़ा हो सका। पहले उपनिवेशों के ढंग का स्वशासन, फिर साम्राज्यवाद के अंतर्गत होम रूल, तत्पश्चात स्वराज और सबसे ऊपर जाकर पूर्ण स्वाधीनता की मंजिलें क्रमशः बन सकी, जिसकी आधारशिला इन्होंने रखी, नींव के रूप में इन्होंने कार्य किया। सर हेनरी कॉटन लिखते हैं, कांग्रेस के सदस्य किसी भी दशा में सरकारी नीति में परिवर्तन लाने में सफल नहीं हुए, लेकिन अपने देश के इतिहास के विकास में और देशवासियों के चरित्र निर्माण में निश्चित रूप से उन्होंने सफलता प्राप्त की। कांग्रेस देश में एक शक्ति बन गई और उसका प्रचार देश के एक कोने से दूसरे कोने तक गूंजता रहा। इस प्रकार देश में राष्ट्रीयता, राष्ट्रीय एकता, जनसेवा के उच्च आदर्शों का उनके द्वारा प्रतिपादन किया गया। अब हम विचार करेंगे उदारवादियों की असफलताएं अथवा उनकी त्रुटियों पर। ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति मिथ्या धारणा। उदारवादियों की यह धारणा निरर्थक थी कि ब्रिटेन तथा भारत के हित एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। वह इस कटु सत्य को समझने में सर्वथा असफल रहे कि ब्रिटिश शासन का मूल आधार भारत का शोषण करना था। अपने लाभ के लिए वो भारत आए थे, न कि हमारे हित के लिए। उनका उद्देश्य भारत में जनतांत्रिक संस्थाओं का विकास करना नहीं था, अपितु अपनी सेवाओं के बदले में वो धन एकत्र करना चाहते थे। राजनीतिक हित, आर्थिक हित के लिए यहाँ पर आए थे। इस तरह उदारवादियों की ब्रिटिश सरकार अथवा ब्रिटेन के प्रति जो धारणा थी कि वो हमारे सहयोगी हैं, वो न्यायप्रिय हैं और उनके और हमारे हित एक साथ जुड़े हुए हैं, यह असत्य था। पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति में अनावश्यक रूप से ये आस्था रखते थे। उदारवादी पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति रंग में इतने रंग गए थे कि उन्होंने भारतीय सभ्यता और संस्कृति को ही हीन मानना शुरू कर दिया था। वह इंग्लैंड को अपना पथ प्रदर्शक मानने लगे थे तथा पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति की कमजोरी भी उन्हें दृष्टिगोचर नहीं होती थी, नहीं दिखती थी। राजनीतिक भिक्षावृत्ति। उदारवादियों की यह भिक्षावृत्ति की प्रवृत्ति सर्वथा त्रुटिपूर्ण थी। वह ब्रिटेन के द्वार पर खड़े होकर पुकार पुकार कर भिक्षा मांगते थे और ऐसी भिक्षा मांगी जाती थी कि जो मालिक होता था, भिक्षा देने वाला होता था, वह भिक्षा नहीं देता था, किंतु फिर भी
ये बार बार पुकार लगाए जाते थे। अंग्रेज जनता भी उनके प्रति सहानुभूति रखेगी ऐसा इनका मानना था, किंतु ऐसा भी नहीं हुआ। पूरी तरह से अंग्रेजों की कृपा पर निर्भर करते थे। लाला लाजपत राय कहते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन गुणों से वंचित थी। उनका लक्ष्य तो राष्ट्रीय स्वतंत्रता की प्राप्ति थी और न उसे जनता का समर्थन ही प्राप्त था। यद्यपि यह भी कहा जा सकता है कि उस समय उग्र कार्यक्रम यदि प्रारंभ किया जाता तो अंग्रेज सरकार उसका कठोरतापूर्वक दमन कर देती, किंतु फिर भी इनके जो तरीके थे राजनीतिक भिक्षावृत्ति के थे। मांग मांग कर कोई मांग नहीं प्राप्त होती। जब तक दबाव की भाषा न हो, जब तक सरकार को यह न लगे कि इस मांग को नहीं मानने पर उनके खिलाफ ज़बरदस्त आंदोलन चल सकता है या उनको कष्ट हो सकता है, तब तक वो मांग की पूर्ति नहीं करती। आत्मत्याग की भावना इनमें नहीं थी। उदारवादी कांग्रेसियों में आत्म बलिदान की भावना का अभाव था। वह अपनी संपत्ति, अपनी सुविधाओं और अपने सम्मान का त्याग करने को तत्पर नहीं थे, तैयार नहीं थे, और यह अपेक्षा करते थे कि उन्हें अपेक्षित वस्तुएं जो वो चाहते हैं ऐसी वस्तुएं अथवा अधिकार मात्र मांग करने से ही प्राप्त हो जाएगी, जबकि ऐसा नहीं था। उग्रवादी राष्ट्रीय आंदोलनकारी एवं क्रांतिकारियों में जो त्याग और बलिदान की भावना हमको देखने को मिलता है वो इनके भीतर नहीं था। इस कारण उनके चरित्र को अनुकरणीय नहीं माना गया अथवा श्रद्धा के योग्य नहीं माना जाता। यद्यपि उदारवादियों की देशभक्ति पर कोई संदेह नहीं किया जा सकता तथा वे राजभक्त भी थे। राष्ट्र निर्माण की लालसा उनमें थी, परंतु इसके लिए वे किसी प्रकार का त्याग और बलिदान करने को तत्पर नहीं थे। गुरुमुख निहाल सिंह ने लिखा, तिलक और गोखले को छोड़कर, तिलक और गोखले के लिए माना जाता है कि वो त्याग करने को तत्पर थे। तिलक और गोखले को छोड़कर कांग्रेस के उदारवादी नेताओं में स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए व्यक्तिगत त्याग करने तथा कष्ट सहने की शक्ति नहीं थी। यद्यपि तिलक हैं, प्रारंभ में उनको उदारवादी माना गया, लेकिन मुख्य रूप से उग्रवादी थे वो। तो इनको त्याग की भावना थी, आत्म बलिदान की भावना थी, लेकिन बाकी लोगों में नहीं थी, ऐसा गुरुमुख निहाल सिंह मानते हैं। जन आंदोलन नहीं, कांग्रेस ने अपने उदारवादी युग में जन आंदोलन प्रारंभ नहीं किया। समाचार पत्रों में मांग मांग के पत्रों में और मांग के लिए प्रतिनिधिमंडल भेजते रहे, प्रार्थना पत्र भेजते रहे, प्रतिनिधिमंडल भेजते रहे, अधिवेशन में चर्चा करते रहे, यहीं तक सीमित रहे। आम जनता से सीधे तौर पर जुड़कर कोई जन आंदोलन इन्होंने नहीं चलाया। लाजपत राय लिखते हैं, यह न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही उनके द्वारा आयोजित था। यह आंदोलन भीतर से नहीं था। इस तरह कोई जन आंदोलन ये नहीं चला सके। सामान्य जन से संपर्क का अभाव था। आम जनता के साथ इन उदारवादी कांग्रेसियों का सीधा संपर्क नहीं था। यह मध्यम वर्ग तक सीमित रहे, आम जनता के बीच तक यह नहीं गए, न ही इस प्रकार का कोई आंदोलन इन्होंने चलाया। स्वतंत्र भारत का स्वप्न तक इन्होंने नहीं देखा। कांग्रेस ने अपने उदारवादी युग में स्वतंत्र भारत का स्वप्न नहीं देखा, न ही इसके लिए इन्होंने कोई प्रयास किया। यह अधिकतम स्वशासन तक ही सीमित रहे थे, या उनकी अधिकतम मांग स्वशासन तक थी। आत्मस्वाभिमान की कमी, इन उदारवादी कांग्रेसियों में आत्मत्याग अथवा बलिदान की भावना तो थी ही नहीं, किंतु आत्मस्वाभिमान की भी कमी थी। अन्यथा कोई भी आत्मस्वाभिमानी व्यक्ति भिक्षुकों की तरह, भिखारी की तरह बार बार भिक्षा के लिए पुकार नहीं लगा सकता, जबकि मालिक या जो देने वाला है वो न सुन रहा हो। बार बार मांग करना, बार बार भिक्षा की तरह मांगना, समाचार पत्रों के माध्यम से, अन्य माध्यमों से मांग प्रस्तुत करना उचित नहीं होता। यह कोई भी आत्मस्वाभिमानी व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता। इसलिए इनके भीतर स्वाभिमान की भी कमी थी। उत्साह रहित अथवा अनमनी देशभक्ति, कुछ आलोचकों के अनुसार उनकी राजनीति लंगड़ी थी और आधे मन से की गई थी। जैसे मजबूरी में बिना मन के कोई कार्य किया जाता है, उसी तरह की देशभक्ति इनके भीतर थी, जिसमें उत्साह और जोश अथवा त्याग एवं बलिदान की भावना की कमी थी। वस्तुतः तो इसे राष्ट्रभक्ति भी नहीं कहा जाना चाहिए, क्योंकि इन सब चीज़ों की आवश्यकता उसके लिए होती है, तभी वह कार्य रूप में परिणित होती है। ये केवल मन में
राष्ट्रभक्ति रखते थे, केवल मांग तक इनकी राष्ट्रभक्ति दिखती थी, लेकिन उसके लिए कोई त्याग करने को ये तत्पर नहीं थे। अंग्रेजी शासन के प्रति राजभक्ति। उदारवादी कांग्रेसियों को इस काल में यदि देश के प्रति प्रेम था भी, तो भी वह अधूरा माना जाता है, क्योंकि इनकी राजभक्ति अंग्रेजी शासन के प्रति भी थी। अंग्रेजों की न्यायप्रियता, उनकी उदारता, उनकी योग्यता पर इन्हें पूर्ण विश्वास था। कुछ आलोचक इसे अपने देश के प्रति द्रोह भी स्वीकार करते हैं, क्योंकि देशभक्ति और राजभक्ति परस्पर विरोधी विचार थे। यानी अंग्रेजों के प्रति भक्ति, अंग्रेजी शासन के प्रति भक्ति और देश की भक्ति दोनों परस्पर विरोधी विचार थे। दोनों को ये एक साथ लेके चलते थे, इसलिए इनको देशभक्त मानने में भी संदेह होता है। स्मिथ सरकार के अनुसार अधिकांश नरम दलियों के लिए राजनीतिक अंशकालिक गतिविधि बनी रही, केवल शौक के लिए जो काम करते हैं। वे आगे लिखते हैं कि नरमदली नेताओं के निजी जीवन की शैली अंग्रेजी थी और यह लोग अपने व्यवसायों में अत्यंत सफल थे। इस कारण अंग्रेजों के प्रति उनके दृष्टिकोण दोहरे होते थे। यह उनकी कुछ नीतियों की आलोचना तो करते थे, किंतु सामान्यतः अंग्रेजों के प्रशंसक थे, बल्कि ब्रिटिश शासन की दैवी प्रकृति में आस्था भी रखते थे। इस तरह से ये कहा जा सकता है कि अंग्रेजी शासन के प्रति इनकी जो राजभक्ति थी, वो इनकी देशभक्ति को सीमित कर देती है। इस तरह से ये उनकी असफलताएं या उनकी आलोचना की जाती है, त्रुटियां बताई जाती हैं। यद्यपि इन त्रुटियों से यह नहीं कहा जा सकता कि उदारवादी पूर्णतः असफल रहे थे। उन्होंने कांग्रेस की स्थापना की थी, एक राष्ट्रीय मंच प्रदान किया था, उनमें राष्ट्रभक्ति अवश्य थी। और क्योंकि यह प्रारंभ था, स्वाभाविक रूप से जब भी कोई कार्य प्रारंभ होता है, जैसे आप गिनती गिनना शुरू करते हैं तो सीधे 100 से गिनती शुरुआत नहीं करते, या 50 से, या 20 से, या 15 से। शुरुआत तो हमेशा 1 से ही होती है। तो उसी प्रकार से प्रारंभिक शुरुआत श्री गणेश कार्य का इन्होंने किया, राष्ट्रभक्ति का प्रारंभ किया। इनकी नीति को व्यावहारिक नीति भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि सीधे तौर पर विरोध पे अगर उतर जाते तो इनके पास शक्ति नहीं थी, संगठन नहीं था, न ही सेना की शक्ति थी, न ही जनता की शक्ति थी इनके पास। तो प्रारंभ जब भी कोई कार्य किया जाता है तो पूरी उग्रता के साथ उसको प्रारंभ नहीं किया जा सकता। जैसा कि आगे हमने देखा, बाल लाल पाल ने उग्रवादी आंदोलन चलाया, इन सभी नेताओं को कैद कर दिया गया और उसके बाद उग्रवादी आंदोलन शांत हो गया। तो उसी तरह से यदि इस प्रकार की नीति अपनाते तो संभव था कि शुरू में ही कुचल दिए जाते। इसी कारण इनकी नीति को व्यवहारिक माना जाता है और भारतीय राष्ट्रवाद के प्रारंभ के लिए निश्चित रूप से इनको श्रेय दिया जाता है। तो यद्यपि इनमें कमियां थीं, असफलता भी इनकी बहुत सारी रही, किंतु फिर भी ये इनकी सफलता से हम इनकार नहीं कर सकते।